Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to discuss certain question answers of a chapter that has been taken from the book First Flight. This First Flight book is of class 10th and the name of the chapter is Glimpses of India, जिसमें हम लोग इसके दो पार्ट्स को कवर करेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा विच इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक्स एंड द अनदर पार्ट इज पार्ट 2 विच इज क्वर्क रिटन बाय लोकेश अब्रोल. सो पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे एंड वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर क्वेश्चंस आल्सो दैट इज द पार्ट ऑफ ओनली ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ओके, सो लेट अस बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस इज रिलेटेड टू this page number 88 and this is question number 1. Now what it is asking, there are certain questions जिसमें आपसे statements दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा क्या वो statement सही है या फिर वो statement गलत है. तो पहला statement है the padder was an important person in the village in old times. क्या जो पैडर्स होते थे, अब who are पैडर्स ये आपको अच्छे से पता है, वो जो बेकर्स होते थे जो ब्रेड बेक करते थे they were known as the पैडर्स, राइट. तो आपको बताना है क्या गोवा में एंशिएंट टाइम पे, ओल्ड टाइम पे इन पेडर्स को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन माना जाता था, महत्वपूर्ण पर्सन माना जाता था. तो यस, दिस इज ट्रू, इनको एक महत्वपूर्ण पर्सन माना जाता था. इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा था कि ये लोग पूरे गोवन विलेज में क्या करते थे, ब्रेड की सप्लाई करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज. क्या आज भी आप इन पेडर्स को देख सकते हो गोवन विलेज में? बिल्कुल, ब्रेड अभी भी बनती है वहाँ पे, बेकिंग, मोल्डिंग, राइट, इन सब की प्रोसेस वहाँ पर अभी भी होते हैं. दैट मीन्स पेडर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं गोवन विलेज में. नेक्स्ट इज द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्चुगीज. जो बेकर्स थे वो पोर्चुगीज के साथ ही चले गए. आपने सुना होगा एक पार्ट जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था कि ईटर्स हैव गॉन बट द बेकर्स स्टिल एग्जिस्ट. यानी कि जो पोर्चुगीज थे, जो खाने वाले थे, वो तो चले गए, लेकिन अभी भी जो एग्जिस्ट करने वाला है वो कौन है? पेडर्स. सो यहाँ पे बोला गया है ये लोग साथ में चले गए थे पोर्चुगीज के, ईटर्स के? नो, दे डिडंट वेंट. ये लोग अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, अगले पे चलेंगे. अगला स्टेटमेंट आपका ये है फोर्थ. द पेडर्स कंटिन्यू टू वेयर सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक. क्या जो पेडर्स थे, जो बेकर्स थे, वो हमेशा एक ही ड्रेस को पहनते रहे? एक ही ड्रेस क्या थी? वो एक फ्रॉक पहनते थे, है ना, और ये फ्रॉक इन्होंने हमेशा पहनी? नो, इट इज नॉट ट्रू. उन्होंने बाद में जब हमारे राइटर बड़े हो गए लूसियो रॉड्रिक्स, तो वो बताते हैं कि इन लोगों ने ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए थे, राइट. और इनके ट्राउजर्स जो होते थे वो कितने होते थे? 3/4 लेंथ के होते थे, यानी कि घुटने के नीचे तक इनके ट्राउजर्स होते थे और ये शर्ट पहनते थे. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखिए. ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन इन द ओल्ड डेज. जो ब्रेड और केक्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल रेफर्स टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोवन लाइफ इन ओल्ड डेज. सो आपके दिमाग में होगा कि ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओल्ड डेज में वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, बट मैं आपको बताना चाहूंगी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बिकॉज सिर्फ ओल्ड डेज में ही नहीं, वो आज भी वहाँ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और आज भी लोग वहाँ पर आपको ब्रेड बेक करते हुए मिलेंगे और ब्रेड खाते हुए मिलेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो वी कैन से दैट नॉट ओनली इन ओल्ड डेज, इट इज नाउ ऑल्सो प्रेजेंट. नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ वाला. Traditional bread baking is still a very profitable business. Yeah, this is true. आज भी वहाँ पर ब्रेड बेकिंग होती है और आज भी लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. इवन गोवा के लोग ब्रेड मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, प्रोमिनेंट हैं, एंड दे आर वेरी वेल वर्स्ड एट दैट. नेक्स्ट इज पेडर्स एंड देयर फैमिली स्टाफ इन द प्रेजेंट टाइम. आज के टाइम पे पेडर्स और उनकी जो फैमिलीज हैं, जो बेकर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं वो भूख से मर रही हैं? नो, गोवा में आज भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आज भी ये लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, राइट. तो प्रॉस्पेरस लाइफ इन लोगों की है. दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. दे आर नॉट एट ऑल स्टार्विंग, दे आर लिविंग अ प्रॉस्पेरस लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट और ये आपके पेज नंबर 88 पे दिया गया है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अ बेकर फ्रॉम गोवा. ओके, देखिए क्वेश्चन है, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ. क्या सच में ब्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा की लाइफ का? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला?
तो सबसे पहले तो इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ का आंसर है यस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। ना हाउ वुड यू से दैट? क्योंकि इन लोग के यहाँ कोई ओकेजन हो, किसी मदर की डॉटर की शादी हो, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी हो, या फिर कोई भी इवेंट हो रहा हो, ये हर एक इवेंट में किस चीज़ को यूज़ करते हैं? ब्रेड को। चाहे ये सैंडविचेस बनाए, चाहे ये केक्स बनाए, चाहे ये मल्टीपल स्टफिंग बनाए ब्रेड की, लेकिन ये ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं। सो विद दिस वी कैन सिंपली से दैट कि ब्रेड आज भी इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बड़े लोग क्या खाते हैं? बड़े लोग ब्रेड्स, प्रॉपर ब्रेड्स खाते हैं, छोटे बच्चे वो ब्रेड के बैंगल्स खाते हैं, राइट। और जब भी ब्रेड वाला ब्रेड लेकर के आता है तो ये लोग बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि ब्रेड आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस कैरी करती है गोवा की लाइफ में। सो हाउ वुड यू राइट इट? यस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। ये सच है कि जो ब्रेड है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवन लाइफ की। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर मैरिज गिफ्ट्स। इसको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को शादियों में गिफ्ट करने के लिए, जब घरों में दावतें होती हैं। फीस्ट रेफर्स टू दावत। जब घर में दावत होती है तो भी लोगों को क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है, उन्हें ब्रेड खिलाई जाती है। इट इज ऑल्सो यूज बाय फीमेल्स फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेस। लोग इसे इस्तेमाल करते हैं सैंडविचेस के तौर पर भी, स्पेशली जो घर की फीमेल्स हैं वो सैंडविच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। और जब इनकी डॉटर की मैरिज होती है तो ये क्या करती हैं? तो ये सैंडविचेस बनाती हैं उस ब्रेड के। द एल्डर्स सर्व विद लोव्स। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको पूरे पूरे लोव्स दे दिए जाते हैं ब्रेड के। जैसे हम लोग समूची ब्रेड नहीं खाते, हमारे पास ब्रेड पीसेस में आती है, लेकिन ये लोग पूरे पूरे लोव्स खरीदते हैं ब्रेड के, यानी कि वो ब्रेड पीसेस में नहीं होती, स्लाइसेस में नहीं होती। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्रेड बैंगल्स दी जाती है जो अलग अलग टेस्ट की होती है। So the author says that the smell of fresh loaves is loved by everyone in Goa. तो जो स्मेल होती है फ्रेश ब्रेड की वो हर कोई पसंद करता है गोवा में, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे, तो लोगों को बहुत पसंद है ये। Therefore it is necessary to have breads for all occasion in every household. यही वजह है कि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हर इंसान अपने अपने घर में ब्रेड का इस्तेमाल करता है, चाहे कोई भी ओकेजन हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो या कुछ और हो। हर कोई किसका इस्तेमाल करता है? इन ब्रेड्स का। बेकिंग कंसिडर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा एज पीपल लव टू दिस टेस्टी ब्रेड सिंस द पोर्चुगीज डे। तो बेकिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है गोवा का, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं जो बेकर्स होते हैं वो। इसी वजह से गोवा के लोग बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हैं जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, और गोवा के लोगों को ये बहुत ही पसंद भी है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो एक टेस्टी चीज़ समझते हैं ब्रेड को। और पोर्चुगीज़ डेज हों चाहे आज हों, आज भी गोवा में इसको पसंद किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। टिक द राइट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो करेक्ट वाला है उस पर टिक करना था। मैंने यहाँ टिक नहीं किया है, मैंने आपके लिए उसको रेड कर दिया है। आपको ऑथर की टोन बतानी है कि किस टोन में उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा। पहला देखो, द थर्ड आवाज है ये, एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो जो ऑथर हैं वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो थर्ड की आवाज है, यानी कि जो बैम्बू को जमीन पर ग्राउंड पर हिट किया जाता है उससे एक थर्ड की आवाज निकलती है, और जिंगल की आवाज निकलती है जो बास्केट हिलती है उससे। तो उसकी आवाज जो ट्रेडिशनल बेकर हैं वो इस आवाज के साथ अभी भी गोवा में मौजूद है, और अभी भी गोवा में इस आवाज को सुना जा सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑथर जो हैं वो अपनी मेमोरीज में जा रहे हैं कि किस तरह की आवाज एक्चुअली उन बेकर्स की होती थी जो कि बैम्बू लेकर के आते थे, और उन बैम्बू के साथ उनकी एक बास्केट होती थी जिसमें खूब सारी ब्रेड्स होती थी, और ये ब्रेड्स वो हर जगह बेचा करते थे। सो हियर द ऑथर इज एक्चुअली नॉट सैड, ना ही वो किसी तरह की उम्मीद में है। ही इज गेटिंग नॉस्टैल्जिक, वो एक याद में खो गए हैं कि इस तरह की आवाज होती थी, जिस आवाज को आज भी वहां पर सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मे बी। अब देखो मे बी आ गया मतलब पॉसिबिलिटी है। द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि जो फादर्स हैं वो जिंदा ना हो, लेकिन आज भी उनके बच्चे इस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, यानी कि आज भी वो लोग यहाँ पर ब्रेड मेकिंग करते हैं और जगह जगह बेचते हैं। तो ऑथर यहाँ पर मे बी कर रहे हैं, यानी कि ही इज इन अ होप ऑफ दैट कि शायद आज भी वहां पर ये लोग मौजूद हों। नेक्स्ट इज आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स।
मैं आज भी महसूस करता हूँ उस खुशबू को जो कि उन ब्रेड से आती थी। तो अगेन एक बार फिर जो हमारे ऑथर हैं वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, एक याद में खो गए हैं। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट विच इज द फोर्थ वन। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। एक चीता कभी अपने दांतों को साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और अगर हम गर्मा गर्म चाय पी लें तो सब कुछ साफ हो जाता है दांतों का। तो यहाँ पर ऑथर किस टोन में बात कर रहे हैं? अब टाइगर अगर ब्रश नहीं करता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी ब्रश नहीं करेंगे, राइट? इट इज नॉट गुड कि हम ब्रश ना करें, लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है वो एक फनी टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शैतानी नहीं कर रहे हैं, वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो फनी हो रहे हैं, यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज केक्स एंड बॉलेनहार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। जो केक्स होते थे और बॉलेनहार्स होते थे वो क्रिसमस पार्टी में तो ज़रूर ही बनते थे और फेस्टिवल्स होती थी तो भी ज़रूर बनाए जाते थे। तो ये एक सच्चाई है उस समय की। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है समथिंग विच इज ट्रूथ, जिसको ट्रू प्रूफ कर दिया गया है और ये सच है। तो ये कोई दुखी बात नहीं है, उम्मीद होना नहीं है, दिस इज अ ट्रूथ जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। क्रिसमस और किसी भी फेस्टिवल में वहाँ के लोग केक्स और बॉलेनहार्स बनाते हैं। नेक्स्ट है बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो बेकर्स होते थे उनकी फैमिली कभी भी भुखमरी से नहीं मर सकती थी, वो हमेशा पैसे वाले और समृद्ध दिखाई देते थे। सो ये भी एक सच्चाई है। बेकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसकी वजह से ये लोग प्रॉस्परस दिखाई देते हैं। तो ऐसी उम्मीद नहीं है, ना ही दुखी होने की कोई बात है, ये सच्चाई है, दैट इज ऑलरेडी प्रूवन। जब ऑथर कहते हैं ना कि आप प्लम साइज देख सकते हो वहाँ के लोगों का कि किस तरीके से मोटे हो रखे हैं ये सारे बेकर्स, तो उनकी हेल्थ को देख करके लगता है कि एक्चुअली दे आर लिविंग वेरी प्रॉस्परस लाइफ। सो हियर अगेन इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट विच इज अ ट्रूथ। नाउ माय डियर स्टूडेंट वी आर मूविंग अहेड, और यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने चैप्टर 7 ही लिया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कवर कर रहे हैं कुओक, जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर 92 से 93 तक के क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। और यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। रेडी? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वेयर इज कुओग? ये कुओग है कहाँ? तो कुओग कहाँ है? एक्चुअली ये कर्नाटका में, कर्नाटका की छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ये। इसको कोडागु नाम से भी जाना जाता है, राइट? तो हाउ विल यू राइट इट? कुओग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बहुत छोटी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका की, दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर। मंगलोर के कोस्टल टाउन से मैसूर के बीच में कहीं पर ये पड़ता है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था कि कहाँ एक्चुअली में कुओग पड़ता है, और ये चीज़ आप याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको कोडागु नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 92 एंड 93। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडागु पीपल्स डेसेंट? डेसेंट का क्या मतलब होता है? द ओरिजिन। किस ओरिजिन से वहां के लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? किस स्पेशीज से बिलोंग करता है कोई? तो डेसेंट का मतलब है जो उनके ओरिजिन था वो कहां से हुआ। तो क्या स्टोरी सुनाते हैं कोडागु के पीपल? कोडागु के पीपल बताते हैं कि एक्चुअली दे आर द डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक एंड अरबिक रीजन। और आप देखोगे वहाँ की शादियों में, वहाँ के रीति रिवाजों में आज भी ये कल्चर देखने के लिए मिलता है। उनके पहनावे में, उनका जो मार्शल अपीयरेंस है, उन सब चीज़ों से पता चलता है कि एक्चुअली जो इनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो कहाँ से आया है? ग्रीक और अरबिक रीजन से। सो हाउ वुड यू राइट इट? द एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट पीपल। अब कुओग के लोगों को बोला जाता है दे आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, ये अपने काम खुद करते, किसी पर निर्भर नहीं होते। आर believed to be the descendants of Greek and Arabic origin। अब इनको बोला जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ का है? ग्रीक और अरबिक, यानी कि ग्रीक और अरबिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। इट इज सेड दैट अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अब आपको चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, चैप्टर में आपको बताया गया है, कहानी बताई जाती है वहाँ के लोगों के बारे में कि अलेक्जेंडर की आर्मी when moved south along the coast and settled there when they could not return to their country। ये लोग अपनी कंट्री वापस नहीं गए और आकर के कहाँ बसना शुरू कर गए थे? कुओग में। Then they married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition।
और फिर क्या हुआ, फिर ये लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से शादी करनी शुरू कर दी। और फिर इनका जो कल्चर था, इनका जो ट्रेडिशन था, वो क्लियरली दिखाई देने लगा यहाँ के लोगों में। किस तरह का कल्चर? मार्शल ट्रेडिशन। ये आपका ग्रीक और अरबिक ओरिजिन से ही आया है। फिर यहाँ की शादियाँ, वहाँ के रिलीजियस राइट, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, उस तरह का जो रिचुअल्स हैं वो यहीं से ही देखने के लिए मिलते हैं कि दे आर फ्रॉम ग्रीक एंड अरबिक ओरिजिन विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। अब अगर आप प्रॉपरली देखो तो क्वर्क को एक्चुअली में हिंदुइज्म फॉलो करना चाहिए था, बट दे डू नॉट फॉलो दैट। वो ग्रीक और अरबिक ओरिजिन को ही फॉलो करते हैं। द स्टोरी साउंड ऑसम व्हेन हर्ड बाय द पीपल ऑफ क्वर्क। और जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं कि कैसे इन लोगों का ग्रीक कल्चर और अरबिक कल्चर का मिक्सचर मिलके यहाँ पे लोगों का ट्रेडिशन चेंज होने लगा, उनके कल्चर्स चेंज होने लगे, तो जब कोडावू के लोग ये कहानियाँ सुनाते हैं तो सुनने में बड़ी मज़ेदार और अच्छी लगती हैं, राइट। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको मल्टीपल पार्ट्स दिए गए हैं और एक एक करके आपको हर किसी को सेटिस्फाई करना है। What are some of the things you know about now? लोगों के बारे में क्या जानते हो आप क्वर्क के? यहाँ के लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, मार्शल मैन होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं वो जंग में, फाइट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप अगर आज हमारी आर्मी में भी देखोगे तो ज़्यादातर आपको क्वर्क के लोग ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, और साथ ही साथ में मालूम है ये इतने इंडिपेंडेंट होते हैं और इतने ट्रस्टवर्दी होते हैं कि हमारा जो भारत है उन लोगों ने इनको क्या कर दिया है, गन लेने की इजाज़त दी है, वो भी बिना लाइसेंस के। सो हाउ वुड यू राइट इट? द क्वर्की पीपल आर इंडिपेंडेंट एंड दे हैव मार्शल मैन। इनके पास मार्शल मैन होते हैं और सुंदर सुंदर औरतें होती हैं। मार्शल मैन का मतलब ही है द पीपल हु आर फाइटर्स, ठीक है, जो फाइटर्स होते हैं इन देयर पार्ट्स। एंड इट इज बिलीव दैट दे हैव डिसेंडेंट फ्रॉम द ग्रीक एंड अरब्स। और ये भी बताया जाता है कि ये इनका जो ओरिजिन है वो ग्रीक और अरब कल्चर से रिलेटेड है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं आओ भगत में। जब इनके यहाँ कोई जाता है तो ये उसका वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं। एंड दे रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ ब्रेवरी दैट आर रिलेटेड टू द men ऑफ दिस रीजन। अगर इनको कोई बाहर वाला अपने यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है और उनके पास बैठता है तो ये कहानियाँ किससे सुनाते हैं? अपने पूर्वजों की, कि कितनी बहादुरी से हमारे यहाँ के लोग लड़ते हैं, फाइट करते हैं और जंग जीतते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जो बात सच है वो ये है, द कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, यानी कि जो क्वर्क के लोग हैं कोडावूज, उनको बोला जाता है कि वो इकलौते लोग हैं इंडिया में जो कि परमिट कर दिए गए हैं, यानी कि जिनको परमिशन मिली है टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ये लोग क्या ले सकते हैं? फायर आर्म्स ले सकते हैं, यानी कि गन ले सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। ओके, सो दिस इज व्हाट समथिंग वी रेड अबाउट द क्वर्क पीपल या कोडावूज। नेक्स्ट है मेन क्रॉप क्या उगती है क्वर्क में, तो मैं आपको बता देती हूँ। कॉफ़ी वैसे मेन पार्ट है क्वर्क का, अदरवाइज यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पाइसेस भी देखने के लिए मिल सकती हैं। दिस इज नोन फॉर स्पाइसेस ऑल्सो and this is also known for the forest culture of this place. Okay, वैसे main crop कॉफी ही है यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे? कॉफी is the main crop of क्वर्क। The air breathes energizing coffee। और जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर जो स्मेल सूंघने के लिए मिलेगी वो आपको पूरा एनर्जाइज कर देगी। थर्ड है द स्पोर्ट इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। बहुत अच्छी जगह है ना। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज देयर आर रिवर्स ऑल्सो जिसमें राफ्टिंग कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, कैनोइंग कर सकते हो, पहाड़ियाँ हैं जिन पर आप क्या कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, बाइकिंग कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। सो हाउ वुड यू राइट इट? क्वर्क ऑफर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स दैट इंक्लूड राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, rappelling, rock climbing, mountain biking and trekking. So these are the major sports that are known for क्वर्क। नेक्स्ट है एनिमल्स किस किस तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं आपको क्वर्क में। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन क्वर्क। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। आपको मकाकूज मिलेंगे, मालाबार स्क्विरल्स मिलेंगी, लंगूर मिलेंगे, स्लेंडर्स मिलेंगे, वाइल्ड एलिफेंट्स मिलेंगे, and we can also see bird, bees, butterflies giving you company around the corner.
तो एक्चुअली यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है ना, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री है यहाँ, बहुत जंगल है, बहुत जंगल। तो यहाँ पे तरह तरह की बर्ड्स और तरह तरह के जानवर देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आपके सामने मेंशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। इसकी जो डिस्टेंस है बैंगलोर से वो कितनी दूर है और आप कैसे वहाँ पहुँचोगे। तो अगर आप रोड से जाओगे तो कुर्ग लगभग 250 से 260 किलोमीटर पड़ता है बैंगलोर से। एंड 2 रूट है वहाँ पर जाने के। पहला रूट है मैसूर होते हुए जाइए आप, जो कि ज़्यादातर लोग पकड़ते हैं, ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से जाते हैं। और एक अनदर रूट है जो कि नीलामंगल, कुनिगल, चांद रायनापटना, राइट, यहाँ से है। तो दूसरा रूट जो है उसमें आपके मल्टीपल पार्ट्स हैं। आप पहले नीलामंगल जाओ, फिर कुनिगल जाओ, फिर आप यहाँ जाओ चंद्रयाना पटना। तो इस जगह से होते हुए तब जा करके आप कहाँ पहुँचोगे, बैंगलोर पहुँचोगे। सो 2 रूट है जिसको आप कवर कर सकते हो, जिसमें से फ्रीक्वेंट रूट जो है वो मैसूर वाला है। सो अगर कभी आप लोगों को वहाँ पे विजिट करना हो तो आप मैसूर वाला रूट पकड़ करके जा सकते हो। नेक्स्ट बेटा, द क्वेश्चन इज related to again page number 92 and 93 and this is question number 4 where we have given multiple parts। अब आपको इसमें बोला क्या गया है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ वर्ड्स के साथ, जिसको इटैलिसाइज कर दिया गया है। ठीक है, अब देख रहे हो थोड़ा थोड़ा टेढ़े टेढ़े वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो जो इटैलिसाइज वर्ड हैं वो आपको उनकी मीनिंग एक्सप्लेन करनी है। तो फाइंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग। आपको अपनी बुक में वो फ्रेजेस ढूंढने हैं जहाँ से आपको उसकी सेम मीनिंग पता चल जाए। लुक इन द पैराग्राफ इंडिकेटेड। तो आप वो पैराग्राफ ढूंढोगे जिसमें आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी करके रखा है टास्क। आई हैव मेंशन यू द पॉइंट हियर। ड्यूरिंग मॉनसून इट्स रेन्स सो हेविली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। बारिश के दौरान इतना ज़्यादा बारिश होती है, या मॉनसून जब आता है, जिस समय मॉनसून का सीजन होता है, इतनी बारिश होती है कि जो टूरिस्ट होते हैं, यात्री जो होते हैं, वो कुर्ग में विजिट नहीं करते। तो उसके लिए आपका पैराग्राफ 2 में ये स्टेटमेंट दिया गया था, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। इस दौरान, मॉनसून के दौरान लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो मॉनसून की विजिटर्स अवे, जब मॉनसून आता है तो ये विजिटर्स को अपने से दूर भगा देता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर। कुछ लोगों का कहना है कि अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, ठीक है, और फिर आकर के यहाँ पर बस गई थी। पैराग्राफ 3 में से ढूंढना है। सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर आर्मी, तो सम पीपल से दैट के लिए था, जिसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया था आपके पैराग्राफ 3 में, एज वन स्टोरी गोज। सो दिस इज द वन। नेक्स्ट है, द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर। वेलर मैं आपको बता देती हूँ, हिम्मत की, है ना, बहादुरी की कहानियाँ, ब्रेवरी की कहानियाँ। तो इसके लिए अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो, आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट। द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज। तो ये इसके लिए स्टेटमेंट दिया गया था पैराग्राफ 4 में कि बहुत सारी कहानियां हैं जो ये लोग रिकाउंट करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इवन पीपल हु नॉर्मली लेड एन इजी एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटन बाय द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ कुर्ग। तो इसको आपको पैराग्राफ 6 में ढूंढना था, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू। इवन पीपल हु नॉर्मली लेड एन इजी एंड स्लो लाइफ के लिए ये स्टेटमेंट है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू। ओके, नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर। तो पैराग्राफ 3 में से आपको ये ढूंढना था, जिसमें आपको ये बताना था, लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर। तो ये जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की, सपोर्टेड बाय, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया था, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम। ये सपोर्ट कहाँ से लेती है, अरब कल्चर से और ग्रीक कल्चर से। नेक्स्ट है, माकाकूज मालाबार स्क्वायरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी। पैराग्राफ 7 में आपके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ये आपके ऊपर एक वॉचफुल आई रखते हैं, यानी कि आपको ध्यान से देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आप यहाँ पे नए हो और आप चाहते हो कि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें, तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल at the 24/7 School. And my dear student, if you really like the video, do not forget to like and share it as much as possible. Thank you and bye-bye.